तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, एक्सप्लेन द मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए तो टू पार्टर बोल सकते हैं। व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पहले ये हम क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन द मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, फिर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट मीन्स बेसिक अजम्पशन ऑन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड। करेक्ट है कि भाई देखो ये बेसिक अजम्पशंस है। हर कॉन्सेप्ट, जो भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना, मियरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम अजम्पशन, फिर थियोरेटिकल, उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट होता है एंड देन इट बिकम्स अ कॉन्सेप्ट। तो शुरुआत कैसे कर रहा है, बाय बेसिक अजम्पशन है ऑन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड। ये बेसिक अजम्पशंस है, उसके ऊपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो आधारित है, बेस्ड है। इन अदर वर्ड्स द आइडियाज विच आर एसोसिएटेड विथ थियरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ऑफ अकाउंटेंसी आर कॉल्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। उसको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अगर इस चीज को हम लोग ऐड करें तो यहाँ पे बोलता है कि पहले तो थियरी है, ठीक है, उसके बाद जो है प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, उसके बाद प्रैक्टिस हो रहा है। देयरफॉर द कॉन्सेप्ट में बी डिफाइंड एज, कैसा डिफाइन करता है, अ बेसिक आइडिया, एकदम बेसिक आइडिया, और एन ओपिनियन और मेंटल इमेज विच हैज बीन फॉर्मुलेटेड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। मेंटल इमेज, देखो आप जब कुछ अज्यूम करते हो ना, व्हेन यू अज्यूम समथिंग, आप एक सोचते हो, एक विचार आता है आपके जहन में, आप ऐसा हाँ नहीं ऐसा होना चाहिए, हाँ, दैट इज नथिंग बट mental image which has been formulated for accounting purpose in relating to economic environment which is universally accepted। आप सर नहीं है कि भाई पर्टिकुलर क्लास के लिए ये चीज एप्लीकेबल है, नहीं, इट इज फॉर ऑल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर, अब हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। पहला क्या बोलता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इट इज अज्यूम दैट बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। यस, करेक्ट। देखिए बिजनेस और उसका ओनर, दे बोथ आर सेपरेट, ठीक है, मैं मानता हूँ हाँ एक बिजनेस है, वो मैं बोलते ना ये बिजनेस मुझे बिलोंग करता है, मैं इस बिजनेस का ओनर हूँ, बट स्टिल अगर आप मार्केट में देखा जाए तो वो बिजनेस का नाम होगा, ना कि उसके ओनर का। आप सिंपल एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो रिलायंस हो गया। यस, अंबानी ओन्स रिलायंस, बट मार्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो पीपल सेज रिलायंस ने किया, दे डोंट से अंबानी ने किया। क्यों? बिकॉज अंबानी एंड रिलायंस दे बोथ आर डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ लॉ, ठीक है। हेंस द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस ओनली आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। Personal transactions are related to personal matter of proprietor are not accounted for in the books of business enterprises। सही है भाई, बिजनेस के लिए मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो भाई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा। भाई मेरे घर के लिए कुछ ट्रांजेक्शन किया वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा, वो मेरा पर्सनल खर्चा है। मेरा बिजनेस अलग, मैं अलग, इन दोनों को कंबाइन करने का नहीं। अच्छा, एक छोटा सा ये कि भाई अगर समझो मैंने बिजनेस से पैसा लेके खुद का काम किया तो मेरे बिजनेस में दिखाएगा कि ड्रॉइंग्स, बंदे ने पैसा निकाला, नथिंग एल्स, नथिंग। आगे क्या बोलता है कि भाई नॉट अकाउंटेड, प्रोप्राइटर शुड बी रिगार्डेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल विच इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जाहिर सी बात है, कभी भी आप बैलेंस शीट में देखो तो ऊपर बंदे का कैपिटल दिखाई देता है, तो क्या बोलता है इसको यहाँ पे कि भाई ये मान के चलो कि बिजनेस का ये एक तरीके का क्रेडिटर है कि भाई बिजनेस को, इस बंदे को ये कैपिटल कभी ना कभी तो वापस करना है, कभी कंपनी बंद होगी तो भाई ये पैसा ही उसको वापस जाएगा। तो ये क्यों, ये जो चीज हो रही है इससे क्या जाहिर होता है, इससे यही जाहिर होता है कि भाई अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग एंटिटीज है, बिजनेस और बंदा दोनों अलग अलग, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट, इसका अलग वर्ड है। स्टेबल मेजरिंग यूनिट कॉन्सेप्ट और मॉनिटरी एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, और बहुत सारे नाम है। This concept, according to this concept, all accounting transactions are recorded in monetary value. Money is regarded as the language of accounting. सिंपल है, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैंने 2 गोनी चावल लिया, 3 गोनी गेहूं के भाव से, नहीं, देखो ऐसी वाली हरकत बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन होगा, गुड्स परचेज होंगे, सर्विसेज दी जाएगी, या गुड्स सेल होंगे, सर्विसेज ली जाएगी। यहाँ पे आपका जो सेकंड पार्ट रहेगा, जो काउंटर पार्टी रहेगा, वो आपका मनी होगा। नेक्स्ट बोलता है ट्रांजेक्शन whose values can be explained in terms of money or only be to be considered recorded in the books of accounts to know the profitability of the concern as well as statement of affair। क्लोज ऑल्टरनेट, चेक हो गया, बिल्स हो गया, जो लिक्विड हो सकते हैं उसको आप काउंट कर सकते हो, और एल्स इट्स मनी, यू डोंट गो फॉर प्रोडक्ट वर्सेस प्रोडक्ट। या फिर ऐसा कुछ जो मनी इज वैल्यू आपको डिटरमाइन कर सकता है, उसको आप ऐड करोगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न, इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंसी। ध्यान से सुनिए, परमानेंसी, कंटिन्यूटी और कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूड एक्टिविटी। एकदम सिंपल है, देखो गोइंग कंसर्न मतलब कि भाई आप आओगे, बिजनेस चलाओगे, एक टाइम आएगा, यू रिटायर एंड यू विल गो, लेकिन बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। सिंपल एग्जांपल अगेन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे हम थे, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि आप आए, आप बिजनेस रन किए, आप रिटायर हो गए,
आपका सक्सेसर आया, जो भी बेटा या फिर जो भी आपने नेक्स्ट अपॉइंट किया, वो आया, बिजनेस रन किया एंड ही ऑल्सो मूव्ड ऑन. व्हाट इज दिस? दैट इज गोइंग कॉन्सेप्ट. मतलब आप आओगे, ओनर्स चेंज होते जाएंगे, मैं ओनर्स बोल सकता हूँ, मैं मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकता हूँ, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा. सिंपल एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी अगेन, he came, he founded Reliance, he ran the business, he retired, now his son took over. मतलब रिलायंस चलता आ रहा है, ओनर्स चेंज हो गए, कल को भाई हमारे अंबानी साहब भी जो है वो भी भाई रिटायर हो जाएंगे, तो उनका कोई सक्सेसर आएगा, लेकिन रिलायंस अपनी जगह पे रहेगा. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. द बेसिक असम्पशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज लाइफ ऑफ बिजनेस इज लॉन्ग एंड इनडेफिनेट. भाई बिजनेस का लाइफ बहुत लॉन्ग होता है, और एक तरीके से मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो इनडेफिनेट है. जब तक बिजनेस चल रहा है, जब तक चल रहा है. ऐसे नहीं कि बिजनेस कोई दिन मर जाएगा. हाँ, लॉसेस में आ गया, दैट इज अनदर स्टोरी. फोर्सफुल शटडाउन हो गया, दैट इज अनदर स्टोरी. बट ऐसा बोलते ना, सब अच्छा चल रहा था, अचानक से मर गया, खत्म हो गया, ऐसे कुछ नहीं होगा. देयर इज सम डिग्री ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एवरी एंटिटी. नो वन कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ एन एंटिटी. जाहिर सी बात है, बता नहीं सकते कि भाई आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है. कोई भी बिजनेस, भाई आज छोटा बिजनेस था, शूट हो गया, आज बड़ा हो गया. कोई बिजनेस बहुत बड़ा था, अच्छा चल रहा था, भाई धड़प से गिर गया. कुछ भी हो सकता है. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ एन एंटिटी. कंपनी एंड कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस हैव द परपेचुअल लाइफ. कंपनी एंड कोऑपरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस हैव अ परपेचुअल लाइफ. चलते रहेगा. द कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट makes distinction between capital expenditure and revenue expenditure and helps in valuation of stock at cost or market price whichever is less. जाहिर सी बात है कि ये आपको ग्रोइंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ग्रोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आई एम सॉरी, कि भाई बोलता है कि भाई बिजनेस तो आगे चलता रहेगा, सक्सेसर आएंगे, सक्सेसर जाएंगे. तो यहाँ पे भी जो कैपिटल वैल्यूएशन होता है, और इसमें क्या बोलता है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता है, इसके अंदर एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन आ जाता है ड्यू टू ओनरशिप. और मैं बोल सकता हूँ कि जो कॉस्टिंग होती है, स्टॉक की कॉस्टिंग, बाय कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लैरिफाइड. क्यों? विचएवर इज लेसर, उसको हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं. फिर क्या बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट. द प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस. दैट्स बेसिक. हमने जो एट द टाइम ऑफ परचेज अपने जो पैसा दिया, दैट इज कॉस्ट प्राइस. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड एज द प्राइस दैट इज कॉस्ट विच इज पेड एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग इट. सिंपल है, हम जब कोई चीज एक्वायर करते हैं तो हम उसके पैसे देते हैं, तो वो चीज होती है उसका कॉस्ट प्राइस. हमने कॉस्ट प्राइस पे किया, हमने वो चीज को एक्वायर किया. एज कॉस्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट. ठीक है, ये आपका बेस अकाउंटिंग होता है कि भाई हाँ, अकाउंट्स में आप पहले लोगे, हाँ भाई ये चीज का इतना इतना कॉस्ट है. फिक्स एसेट रिकॉर्डेड कॉस्ट प्राइस इज नॉट कैरी फॉरवर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट. इट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. सिंपल है, हर साल जो एसेट है वो डेप्रिशिएट होता है. क्यों? मशीन अब आप हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते. एक वक्त के बाद होती है आपकी मशीनरी जो है वो धीरे धीरे काम निकालने लग जाते हैं. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट टर्न्स इनटू स्क्रैप. मशीनरी का ये कीप लाइफ टाइम होता है. तो भाई हम लोग जो है टाइम टू टाइम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं. इट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. इट वैल्यू डिक्रीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस ग्रेजुअली ओवर द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ वेयर एंड टेयर. साल बाय साल उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाती है. वन पॉइंट ऑफ उसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है. कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द मर्चेंडाइज सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द मर्चेंडाइज एंड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल. तो देखिए, जब फॉर एग्जाम्पल लाख भर की चीज और आप 10,000 का साल का डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो इसका एस्टिमेटेड लाइफ जो होता है वो 10 साल का होता है. तो लाइक 10 साल तक ये चीज डेप्रिशिएट होती जाएगी. वन पॉइंट ऑफ टाइम जीरो हो जाएगा, या उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ होगा. तो एट द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, डेप्रिसिएशन अमाउंट आप साइड में निकालते हो, दैट इज नथिंग बट द अमाउंट यू यूज फॉर अनदर मशीनरी. 10 साल बाद जब मशीनरी चेंज होगी, तो आप यही पैसा कि वापस नई मशीनरी रहेगी, उसमें थोड़ा पैसा डालोगे, और जो स्क्रैप का बेचोगे उसका पैसा डाल के आप नई मशीनरी लाओगे. दैट इज यू आर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर द नेक्स्ट मशीनरी. क्योंकि फिर आप उतनी मशीनरी खरीदना, उतना लाख रुपए का कैपिटल आपको डिस्प्लेस करना, उससे पहले आप एक प्रोविजन बना लो. दैट इज नथिंग बट दिस थिंग. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. This is also known as time period. In this concept, it is assumed that the life of business is indefinite. जैसे मैंने अपने इससे पहले वाले पैराग्राफ में भी बोला कि भाई बिजनेस देखो, जब तक वो लॉस खा के खत्म नहीं होता या उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ जाता, तो वो खत्म नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा. अच्छा बिजनेस चल रहा है, अचानक से बंद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता. Owner of the business cannot wait for a long period to know the result of their business. Therefore, certain intervals are chosen for ascertaining the financial position and result at the end of such intervals. जाहिर सी बात है, देखो यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि साल के एंड में आपको सब चीज पता चल जाएगी, फाइनल अकाउंट्स बन जाएगा. बट देखो ऐसा नहीं होता है. बिजनेस के अंदर आप पूरा साल वेट नहीं कर सकते. यू नीड रेगुलर इंटरवल्स पे आपको अपडेट्स चाहिए रहते हैं कि भाई आज मेरे बिजनेस का क्या स्टेटस है, आज मेरे बिजनेस का क्या स्टेटस है. तो कुछ लोग आधे साल के बीच में स्टेटस निकालते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली स्टेटस निकालते हैं. दैट इज नथिंग बट पीरियड कॉन्सेप्ट. आगे बोलता है कि भाई फॉर ascertain the financial position and result at the end of each, okay, usually a period of 12 months is considered
एज एन अकाउंटिंग पीरियड, ये हम सबको मालूम है. दस द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट डिवाइड द एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस इनटू शॉर्ट एंड कन्वीनियंट इंटरवल्स. कि भाई ये सब चीजें से बोलते हैं ना, थोड़े थोड़े टाइम पे वो चीज को अगर हम ध्यान दें, थोड़े थोड़े टाइम पे हम वो बोलते हैं ना पीरियड पे बिजनेस का पोजीशन अपन फाइंड करें, क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है, तो फिर उससे क्या होगा, रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल बी नोन एंड रिपोर्टेड. तो हमको पता चलेगा कि हमारा बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, हमको पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का काम सही से हो रहा है कि नहीं, भाई बिजनेस पॉजिटिविटी में चल रहा है या प्रॉब्लम में आ रहा है. आने वाली चीजों का हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं. फिर क्या बोलता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. इसका एक और एक नाम है जो मैंने अभी बोला. अंडर दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन has got a two-fold aspect. ठीक है, बोलता है कि अंडर दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन हैज गॉट अ two-fold aspect. क्या है ये, रिसीविंग ऑफ बेनिफिट्स, गिविंग ऑफ बेनिफिट्स. सिंपल है कि आपको कुछ आ रहा है तो आप दे भी रहे हो. आप एक ट्रांजेक्शन किया, आपने कुछ गुड्स परचेज किया, तो आपको गुड्स आया, आपने बदले में उसकी कीमत चुकाई. बेनिफिट्स आता भी है और बेनिफिट्स जाता भी है. इफ फॉर एग्जाम्पल अ कंप्यूटर इज परचेज फॉर कैश for 15,000, for two accounts are involved, one receiving the benefit, acquisition of computer, and other giving the benefit, payment of cash. जैसे मैंने आपको अपने एग्जांपल में बोला, यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है. Thus, there is a double entry for every transaction, debit for receiving the benefit and credit for giving the benefit. Therefore, dual aspect concept is the name of principle of double entry system of accounting. The preparation of final accounts is possible due to this concept. ये चीज हमने हमारे पहले पॉइंट्स में भी हमने क्लियर कर चुकी है कि भाई आप दो अकाउंट्स होते हैं, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, आप कुछ दोगे, आपको कुछ मिलेगा, दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी. दिस इज नथिंग बट द सेम. मैचिंग कॉन्सेप्ट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड. आपको प्रॉफिट कमाना है और आपके बिजनेस के अंदर उस प्रॉफिट को आपको बराबर बाकायदा तरीके से आपको नोट डाउन करना है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द कॉस्ट इनकर्ड टू ऑब्टेन द रेवेन्यू शुड बी प्रॉपरली मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू विच आर रियलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. जाहिर सी बात है, आपका जो मैचिंग जो कॉन्सेप्ट है, एक बार एक जगह आपने, मैं बोल सकता हूं कि जो कॉस्ट इंकर किया क्यों, प्रॉफिट्स कमाने के लिए, तो दैट थिंग शुड कनेक्ट. भाई इतने में मैंने खरीदा, इतना सा खर्चा गया, इतने में मैंने प्रॉफिट लगाया और इतने में मैंने बेचा. दिस थिंग शुड मैच. यहाँ पे आपका प्रॉफिट पोर्शन लगा कि वो दोनों चीजें इवनली मैच होना चाहिए. इट मीन्स इफ सर्टेन इनकम इज एंटर्ड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस, द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द इनकम और अनपेड आर टू बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. यहाँ पे आप प्रॉफिट नोट कर रहे हो तो यहाँ पे उसके सामने उसके होते पूरे सारे एक्सपेंसेस भी आपको दिखाना है ताकि आपको आपके बिजनेस का परफेक्ट पोजीशन मालूम पड़े. अक्रूअल कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इनकम अर्न एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट रिसीव्ड आर पेड आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट. अक्रूअल कॉन्सेप्ट मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये चीज रिपीट हो रही है, इससे पहले भी हमने किया था, हम वापस कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इनकम अर्न एंड एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट रिसीव्ड आर पेड टू बी टेकन इनटू अकाउंट. याद करो हमारे पिछले लेक्चर के अंदर पार्ट 8 में हमने पढ़ा था कि भाई अगर तुझे पैसा अभी मिला तो आज नोट कर, लेकिन अगर कल मिला तो आज नोट नहीं करना, जब कल मिलेगा जब नोट कर लेना. लेकिन तुझे पता है कि सामने आगे चल के तुझे नुकसान होने वाला है, कल तुझे नुकसान होगा, अगर तुझे पता है, तुझे सा अंदाजा है, यूर श्योर कि तुझे नुकसान होने वाला है, आज उसको नोट कर ले. रिमेंबर दिस. हाँ, ये चीज यहाँ पे बोलता है और आगे बोलता है कि भाई इट मीन्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड आर टू बी कंसिडर्ड, दैट इज एंटर इन द बुक ऑफ अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे रिसीव पेड और नॉट. आपको आपके बुक्स में उसको एंटर करना है, बाद का बाद में देखा जाएगा, उसके हिसाब से आप बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट टिल दैट टाइम यू विल हैव टू डू सम अदर. नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑन दिस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर एंटर्ड इनटू द फाइनल अकाउंट. ये इसी बेसिस पे आप आउटस्टैंडिंग लगते हैं, कुछ देना है या कुछ लेना है, ये चीज होती है ना भाई, हाँ इन फ्यूचर हमको देना है, इन फ्यूचर हमको लेना है, तो आउटस्टैंडिंग अकाउंट बन के आपके अकाउंट्स में आ जाता है. अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इज पॉसिबल इफ दिस प्रिंसिपल आर फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली. कि भाई आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का पूरा इंफॉर्मेशन रखा जा सकता है, आपके बोलते हैं ना कंपनी का पूरा हिसाब किताब रखा जा सकता है, कैसे चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट. कब होगा, जब ये सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का आप सही से बोलते ना फॉलो करोगे, पालन करोगे, जो भी है. आज के आंसर में हमने देखा कि व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, और हमने देखा कि एक्सप्लेन द मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. ये सारे मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हमने आज क्लियर किए. आगे का कंटेंट अगले वीडियो में. थैंक यू.